नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता व प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी कहानी शिक्षण जो है जो कराया जाता है बच्चों को, उसकी उपयोगिता क्या है। तो पहली है कहानी शिक्षण की उपयोगिता में पहला है कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक और अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानी विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। अगला है कहानी विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। ठीक है, यानी ये कहानी जो है बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो ये सारे इसके उपयोगिता हैं। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है, 21, 19, 17 और 15 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के भेद बताइए। दो तीन शब्दों का सम्मिलन से नए शब्द की रचना की जाती है, इन शब्दों को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल परिभाषा ये भी होती है, संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 6 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद या प्रथम शब्द गौण होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान शब्द प्रायः संज्ञा अथवा विशेषण होता है, जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन, प्रत्यार्पण, और आगे भी है समर्पण, त्यागपत्र, स्वर्गधाम, नगरवासी और बहुत सारे इसमें शब्द ये सब दिए गए हैं। अगला जो है वो दूसरा नंबर है कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या कहलाता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा सर्वनाम का होता है, जैसे नीलकमल, नीला कमल। इसमें नीला जो है वो क्या है, विशेषण काम है, और कमल क्या है, संज्ञा है। दूसरा जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, तिरंगा, त्रिभुवन, दोपहर, यानी कि इसमें पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। चौथा नंबर है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर या अथवा लगा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण आदि। इन सब तरह के शब्द जो आएंगे वो आएंगे द्वंद्व समास में, जिसमें और शब्द या अथवा का बोध होता हो बीच में। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहता है इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है, वह प्रधान होता है, जैसे त्रिलोचन, गिरधर, नीलकंठ इत्यादि। अगला है अव्ययी समास। अव्ययी समास कह रहा है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होती है, जैसे बेधड़क, भरपूर, है ना, यथाशक्ति। ये सब सारे शब्द जो होंगे वो अव्ययी भाव होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग दो शब्दों का व्युत्पन्न है, उप प्लस सर्ग। इसमें है प्रत्यय शब्दों में दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। इसमें दूसरा है उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ प्रतिपादित या प्रतिपादन करते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के आगे आकर जुड़ने वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय जो होता है वे शब्दांश जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़कर शब्दार्थ की विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि ये शब्द के लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, और ये जो है लास्ट ये पहले जुड़ता है शब्द के। ठीक है, अगला है उपसर्ग में उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषताएं लाने के लिए जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे किसी शब्द के आगे जुड़कर ये क्या बन जाता है, एक नया शब्द बनाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दिन, अगर ये दिन है
इसमें हम एक जोड़ दें प्रति, क्या जोड़ दें? प्रति, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, दिन क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया, तो मिल के दोनों हो गए प्रतिदिन। उसी तरह प्रत्यय में जैसे हम लोग बोल दे मिठाई, और इसमें हम लोग एक शब्द जोड़ दे वाला, क्या जोड़ दे? वाला। ठीक है, तो बन जाएगा क्या? मिठाई वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? वाचन के दोष के प्रमुख कारण बताइए। पहला ये है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण अथवा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र श, ज, स में री, र और ई, फिर बड़ी ई में व ब, भ में कोई भेद नहीं समझते हैं। उदाहरणतः दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे स, श और श तीन शब्द होते हैं, तो एक होता है स और एक होता है श। अगला है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का भाव। विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का, ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वरघात, विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता है, यानी कि कौन सा शब्द किस जगह से बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग स्थान, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, इन सब चीज़ों से बोला जाता है, इसका ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो गलतियाँ होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी के रूप में प्रदान करता है और अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त को मानो शुद्ध, स्पष्ट और तथा अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर किया जाता है। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता रहता है, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत तथा नियंत्रित शब्दों को प्रकट करता है। इसे अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी कि मनुष्य अपने विचारों को किसी भी अन्य माध्यम से बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर कर जब उसको उजागर करता है, उसी को हम लोग अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार कहलाते हैं या मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं, तथा लिखकर प्रकट किए विचार को लिखित अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति को लेकर प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने इस प्रकार परिभाषित किया कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, आया समझ में अभिव्यक्ति? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किन्हीं दो औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। पत्र में दो तरह के होते हैं, औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इसमें यहाँ पे पूछा गया है औपचारिक। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे पहला है विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा पत्र, दूसरा अधिकारियों को लिखा गया पत्र, समाचार पत्र के संपादक को लिखा गया पत्र, विक्रेता या किसी व्यापारी को लिखा पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र इत्यादि। ये हो गए औपचारिक पत्र। अनौपचारिक में क्या होता है कि जब हम अपने किसी पारिवारिक संबंध जिनके साथ होता है उनको जो पत्र लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र। जैसे किसी का बर्थडे के लिए इनविटेशन कार्ड लिखना हो, निमंत्रण पत्र लिखना हो, या शादी के लिए निमंत्रण पत्र, ये सब जो होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता लिखिए। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। इन सब माध्यम से हम लोग अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी मौखिक रूप से, जिसमें बोलकर व्यक्त किया जाता है। लिखित में सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण,
लेखन विवरण, आख्या लेखन इत्यादि, यानी इसमें लिखने की प्रक्रिया जो होती है उसमें लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखने के माध्यम से अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। बालक जब जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवन उत्तर चलता रहता है। बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। विवशतावश आवश्यकता होने पर भी लिखित अभिव्यक्ति करता है, अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा शिक्षण का विशेष स्थान है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से मृत्यु तक क्या होता है, मौखिक भाषा का ज़्यादा उपयोग करता है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है या लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता के भेद बताएं। पहला है, विशेषण का अर्थ है कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी भी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को क्या करता हो, बताता हो। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, अच्छा। अच्छा जो आया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो उसी तरह गुणवाचक विशेषण इसके प्रकार है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणाम स्वरूप विशेषण और सार्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। ये हो गया आपका विशेषण। तो ये आपका हिंदी की फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।